हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस शैलजा पवार आपके समक्ष एक टॉपिक बीएड सेकंड एंड थर्ड सेम का लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है इंटेलिजेंस या बुद्धि। ये आगे जा कर के आपका बुद्धि मापन भी कोर्स में रहता है। तो सबसे पहले हम बुद्धि क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे आपको बताएंगे कि बुद्धि मापन कैसे मापा जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप चलिए दोस्तों, अब हम आगे इस टॉपिक पे चलते हैं कि बुद्धि क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखते हैं। बुद्धि के अंतर्गत रूपरेखा में प्रस्तावना, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, उपसंहार और संदर्भित ग्रंथ। बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस, ये क्या होता है? आप देखे हैं कि बुद्धि का अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया है और कुछ वैज्ञानिकों ने तो बुद्धि के अनुकूल प्रकृति पर अधिक बल दिया है। कुछ ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, तो किसी ने उसे अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा है। अब यहाँ परिभाषा देख लेते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, जबकि बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और इसी तरह से स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है वो सापेक्षिक चिंतन है। इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं। देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में कि बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। बुद्धि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें मुख्य बिंदुओं को मैंने यहाँ प्रकाशित किया है कि जन्मजात शक्ति। बुद्धि की पहली विशेषता है कि वो एक जन्मजात शक्ति होती है कि वंशानुक्रम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं, तो वैसी उनकी जैसी बुद्धि हो वैसे ही बच्चों की भी बुद्धि होती है। यदि माता पिता देखते हैं कि ज़्यादा बुद्धिमान है, तो बच्चे भी क्या बुद्धिमान होते हैं। और यदि कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता यदि सामान्य बुद्धि के हैं, तो बच्चे भी सामान्य बुद्धि के होते हैं। इस तरह से वंशानुक्रम पर आधारित होता है। अगला है अमूर्त चिंतन। बुद्धि जो है उसकी सेकंड विशेषता है कि अमूर्त चिंतन। ऐसी चिंतन करता है, अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसी चिंतन की योग्यता रहती है, उसे हम बुद्धि की विशेषताएं कहते हैं। और सीखने में सहायक बुद्धि जो रहती है, किसी भी चीज़ को लर्न करने, किसी चीज़ को सीखने में बहुत ही सहायक होती है। यदि अच्छी बुद्धि है तो जल्दी सीखेंगे, यदि आपकी मंद बुद्धि है या कम बुद्धि है तो आप सीखने में आपको बहुत समय लगेगा। अनुभवों का लाभ, समस्याओं का समाधान या सरलीकरण। यदि बुद्धि अच्छी है तो आप समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, उसको सरलीकरण कर लेते हैं, और आप कठिन से कठिन समस्याओं का भी हल बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। आप वातावरण से सामंजस्य कर लेते हैं। समायोजन क्षमता, समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट, है नहीं? तो आप यदि बुद्धि आपकी अच्छी है तो आप कैसा भी वातावरण हो उससे आप समायोजन कर लेते हैं, इसे ही अच्छी बुद्धि कहा जाता है। विवेक, विवेक से काम लेना, कितने भी कठिन परिस्थिति हो ऐसे समय में आप विवेक और धैर्य से काम लेते हैं और काम को साध लेते हैं। वंशानुक्रम करण और वातावरण, ये भी आपके मतलब बुद्धि की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा अच्छा वातावरण रहेगा तो बुद्धि भी प्रखर होती है। अच्छा माहौल, अच्छे वातावरण में यदि बच्चे को रखा जाए तो उसकी बुद्धि जो है वो प्रखर होती जाती है। बुद्धि का विकास और इसी तरह से लिंग भेद का प्रभाव, है नहीं? यदि ये सब चीज़ें जो है बुद्धि की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बुद्धि जो है वो और इसी में बताया कि जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति, जैसे मनुष्य जो है वो अन्य प्राणी की तुलना में क्या होता है, अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है नहीं? तो ये हम बोल सकते हैं कि वो मनुष्य को जन्मजात शक्ति के रूप में बुद्धि मिलती है। इसी तरह से चिंतन है, बुद्धि ही व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित करता है, और जिसके आधार पर व्यक्ति काल्पनिक रूप से क्रियाकलापों और रचनात्मक कार्य कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। इसी तरह से बुद्धि बुद्धि में सहायक और क्या है, सीखने में सहायक। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में ऐसी योग्यता का विकास होता है जिससे वो कोई चीज़ें सीख सकता है, जैसे संप्रत्यय है, क्रियाकलाप, कौशल है, स्किल है। इन सब को वो अच्छी बुद्धि है तो वो सीखने में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार।
बुद्धि के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है सांवेगिक बुद्धि और तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? देखते हैं कि सामाजिक बुद्धि जो रहता है सामाजिक कार्यों में जिस व्यक्ति का मन लगता है नहीं? या तो वो मुखर हो, प्रखर हो, वो जिसकी जो व्यक्तित्व है वो बहिर्गामी होता है नहीं? बहिर्मुखी होता है। इस टाइप का जो व्यक्ति रहता है वो सामाजिक बुद्धि का कहलाता है और वो अक्सर सामाजिक कार्यों में भाग लेगा। इसी तरह से वो सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। उदाहरण के तौर पर नेता जो रहते हैं इसी बुद्धि के होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, परामर्शदाता, ये सब चीज़ें सामाजिक, ये सब जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सांवेगिक बुद्धि क्या है? सांवेगिक मतलब भावनाएं, है नहीं? तो इसके अतिरिक्त इस प्रकार की जो बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो अनावश्यक जो भी संवेग है उन पर सरलता से नियंत्रण भी कर लेता है और इस बुद्धि को जो धारित करता है वो व्यक्ति अच्छा एक्टर, अच्छा अभिनेता, है नहीं? और इसी तरह से अच्छा कलाकार बन सकता है। अच्छा रचनात्मक कार्य करना, सृजनात्मक कार्य करना, ऐसे करने वाला प्रशासक व्यक्ति ये सब बन सकता है। नेक्स्ट है अगला आध्यात्मिक बुद्धि। अध्यात्म का ज्ञान तथा दर्शन अत्यंत गहरा एवं सूक्ष्म है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा दार्शनिक बनता है, धर्म उपदेशक और मार्गदर्शक बन जाता है। इस तरह से आध्यात्मिक बुद्धि वाले जो होते हैं बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं वो आध्यात्मिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं। बुद्धि के कई बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। उनमें मुख्यतः जो सिद्धांत है उनको मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। पहला है एक कारक सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, है नहीं? द्विकारक मतलब इसमें दो कारण होते हैं जो सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। त्रिकारक सिद्धांत, चौथा है आपका समूह कारक सिद्धांत और पांचवा है बहुबुद्धि सिद्धांत और अगला है त्रिआयाम या 3 डायमेंशनल आपका सिद्धांत जिसको गिलफर्ड ने प्रतिपादित किया था। चलिए देखते हैं कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत क्या है। इसको बीने, टर्मन तथा स्टर्न ने इसको प्रतिपादित किया और उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो रहती है वो एक कारक से बनी हुई होती है। यदि व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वो अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। विशिष्ट मतलब यदि व्यक्ति में कोई विशिष्ट योग्यता, कुछ गाने की, कुछ डांस करने की, पेंटिंग करने की, ऐसे कुछ खास योग्यताएं यदि हैं तो वह अन्य क्षेत्र में भी क्या होगा? वो व्यक्ति निपुण होगा। इसी तरह से चलिए देखते हैं द्विकारक सिद्धांत। इसको थर्स्टन ने बनाया था और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 फैक्टर थ्योरी में 2 फैक्टर से मिलकर बुद्धि बनी हुई है। पहली जो है वो जनरल इंटेलिजेंस कहलाता है जिसको जी से डिनोट करते हैं और अगला जो रहता है वो एस स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ जिसको हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। और विशिष्ट बुद्धि जो हो सकती है, जनरल बुद्धि तो सब में रहती है पर विशिष्ट बुद्धि जो है वो किसी व्यक्ति में खास योग्यता जैसे मैथ से रिलेटेड वर्बल कुछ चीज़ों को समझना, है नहीं? इसी तरह से कोई सिंबल को समझना, हो सकता है वो किसी यूनिट्स को समझता हो, वो नंबर्स याद करने की क्षमता हो, या हो सकता है अच्छा गाता हो, अच्छा पेंटिंग करता हो, अच्छी ड्राइंग करता हो, है नहीं? अच्छा ये वो कोई भी विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने वाला उसे हम स्पेसिफिक बुद्धि या इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर के 2 फैक्टर्स मिलाकर ये थ्योरी बनती है। नेक्स्ट है आपका त्रिकारक सिद्धांत। हाँ, इसी को स्पीयरमैन ने दिया था, सॉरी मैंने थॉर्नडाइक बोला था, स्पीयरमैन ने इसे दिया था और जी और एस जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि इसको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत को हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं और यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिनसे मिलकर बुद्धि बनी होती है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका यहाँ पर लॉजिकल, यदि कोई किसी में मैथमेटिक्स को लेकर उसमें पावर है, यदि वर्बल है या लिंग्विस्टिक है, वो अच्छी भाषाओं का ज्ञाता हो। इसी तरह से यहाँ पर आपका बोल रहा है कि म्यूजिकल, यदि वो बहुत अच्छे से कुछ गाता हो, अच्छे कुछ म्यूजिक बजाता हो, है नहीं? इसी तरह से बॉडीली यदि वो अच्छा प्लेयर हो, अच्छा खिलाड़ी हो, है नहीं? इसी तरह से नेचुरलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो इंटरपर्सनल हो सकता है। इसी तरह से विजुअल उसमें गुण हो कि वो किसी चीज़ को देख के तुरंत पहचान लेता है, परख लेता है नहीं? और मेमोरी हो इसके अंतर्गत आ सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे मिलकर बुद्धि बनती है। ये नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत मतलब बुद्धि बहुत से समूहों से मिलकर बना होता है
तब एक बुद्धि का निर्माण होता है। इस बुद्धि के अंतर्गत, इंटेलिजेंस के अंतर्गत बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे N, V, S, W, R, M+P। इस तरह से अलग 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 प्रकार के ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप मिल करके आपका बुद्धि का निर्माण करते हैं। यहाँ पर वर्बल मतलब वर्बल आपका क्वालिटी होनी चाहिए, कोई चीज़ को शाब्दिक मतलब आपका IQ होना चाहिए। इसी तरह से आपका मैथमेटिकल कुछ अच्छी बात होनी चाहिए। इसी तरह से स्पेसिफिक मतलब कुछ खास आप में कोई क्वालिटी होनी चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए। इस तरह से जो सारे अलग अलग जो ग्रुप हैं उनसे मिलकर आपका बुद्धि बनता है। नेक्स्ट है त्रिआयाम सिद्धांत, जिसे हम 3D मॉडल कहते हैं इंटेलिजेंस का, और इसको गिलफर्ड ने दिया था। उसने कहा था कि बुद्धि जो रहती है वो एक क्यूब के आकार की होती है और इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, और 3 डायमेंशन में तीनों जो फलक है उसमें से आपका एक जो पॉइंट होता है वो ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस के अंतर्गत 5 भागों में इसको बांटा गया है ऑपरेशन को, कि पहला इवोल्यूशन जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं, फिर यहाँ पे हो रहा है कन्वर्जेंट प्रोडक्ट्स, उसी तरह से आपका डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, उसी तरह से मेमोरी मतलब स्मृति और कॉग्निशन। इस तरह से 5 जो फैक्टर्स हैं वो मिल करके ऑपरेशन, इस संक्रियात्मक संक्रिया जिसको बोलते हैं, इसको वो पूरा करते हैं। जैसे इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति किसी में बहुत अच्छी रहती है, देखना है ना, किसी चीज़ को कैसे वो मूल्यांकन कर सकते हैं का। इसी तरह से कन्वर्जेंट क्वालिटी होती है, किसी में डाइवर्जेंट क्वालिटी होती है, और किसी में आपका मेमोरी मतलब किसी का स्मृति इतना अच्छा होता है कि बहुत मतलब कठिन से कठिन चीज़ों को याद कर लेता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोई याद नहीं कर पाता लेकिन उसकी मेमोरी इतनी अच्छी रहती है कि बहुत दिनों बाद भी वो नहीं भूल पाता। कॉग्निशन जो है नहीं, इसी तरह से कॉग्निशन मतलब आपका हो जाएगा कॉग्निटिव बुद्धि, जैसे ज्ञानात्मक बुद्धि, किसी चीज़ का ज्ञान हो, है नहीं, इस तरह से उसको नॉलेज हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब का एक और पार्ट है जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, है नहीं, उत्पाद। तो उत्पाद को भी इसने क्या किया है, गिलफर्ड ने 5-6 भागों में बांटा है। एक तो यूनिट्स हैं, क्लासेस हैं, रिलेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन और आपका एम्प्लीकेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों की बुद्धि जो रहती है यूनिट्स या इकाई को बहुत अच्छे से याद कर लेती हैं, है ना। इकाई के रूप में कोई चीज़ें यदि दिया जाए तो बहुत अच्छे से उसको वो पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं। इसी तरह से क्लासेस क्लासेस अलग अलग वर्ग के जो हैं उनको वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और रिलेशंस संबंधों जो रिलेशंस होते हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, रिलेशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई सिस्टम्स जो रहते हैं, संगठन, उससे संबंधित चीज़ों को वो अच्छे से समझ लेते हैं, और उनका मतलब इतना मेमोरी रहेगा कि वो कठिन से कठिन चीज़ों को भी वो पहचान लेते हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन, ये भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं बुद्धि की जो किसी किसी में खास पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा पार्ट है कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब आपका हो जाएगा उसके अंतर्गत 4 चीज़ों को लिया गया है। उसमें है फिगरल, कोई फिगर में यदि कोई चीज़ है तो किसी की बुद्धि इतनी तेज़ रहती है कि वो फिगर को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है। इसी तरह से सिंबॉलिक यदि कोई चीज़ है तो भी वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। सिमेंटिक है, और उसी तरह से बिहेवियरल। यहाँ पर अब बिहेवियरल मतलब किसी का व्यवहारजनक जो है वो परिवर्तन बहुत अच्छे से वो निभा लेता है और बहुत अच्छे से व्यवहारिक रहता है। तो इस प्रकार की बुद्धि भी जो रहती है वो किसी किसी में पाई जाती है। इस तरह से इतने सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। और गिलफर्ड ने कम से कम 108 खंड के 108 खंड के बारे में उन्होंने बताया कि अलग अलग कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ को अलग अलग खंडों में बांटा गया और ये सब मिलकर एक बुद्धि बनती है ना। इस तरह से उन्होंने 3 डायमेंशनल इस बुद्धि का सिद्धांत दी है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बुद्धि को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। एक है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इसी तरह से वातावरण, एनवायरनमेंट, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, आपका देखेंगे यदि सोशल और आपका इकोनॉमिक जो स्टेटस है
परिवार का, वो भी मायने रखता है। और शिक्षा व्यवस्था, यदि एजुकेशन सिस्टम यदि अच्छा है तो बच्चे को की बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चे को बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसी तरह से यदि स्वस्थ वातावरण है और उसके अलावा बच्चे का हेल्दी है तो वो भी बुद्धि को प्रभावित करता है। और वंशानुक्रम तो है ही, माँ बाप की जैसे बुद्धि उस तरह से बच्चे को भी प्राप्त होता है। वातावरण, एनवायरनमेंट यदि अच्छा है, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाया गया है, चाहे स्कूल का वातावरण हो, परिवार का वातावरण हो, तो वो भी बुद्धि को प्रभावित करता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उपसहार में हम यही देखते हैं कि इस प्रकार बुद्धि विशिष्ट योग्यताओं का योग भी कहा जाता है। कभी कभी अमूर्त योग्यता का मापक कहा जाता है। कभी कभी हम बुद्धि को वातावरण से समंजन या संयोजन की क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि बुद्धि कुछ व्यक्ति जिसके आधार पर कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं और कुछ कम बुद्धि के होते हैं, तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि के होते हैं। बुद्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। और संसार में समस्त प्राणियों में इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है, क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है और वो बुद्धि का उपयोग करके अपने विवेक से काम लेता है, इसीलिए वो समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मैं टॉपिक अच्छे से समझा पाई होंगी। थैंक यू। और अब नेक्स्ट टाइम मैं अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगी। और आप, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।